हेलो स्टूडेंट, यदि आप 500 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं तो आप ही बताइए कि प्रश्न कहाँ से पूछेगा। इसमें पूरी किताब का निचोड़ है और ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराने के बाद हम आपको इसका फ्री पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक ना। आप मेरा यहाँ व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, आप मांग सकते हैं, ठीक ना। आप घर बैठे रिवीजन कर सकते हैं इसका, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर महामैराथन क्लास होने वाला है, वो भी 500 ऑब्जेक्टिव का। आज देखिए इस क्लास में कितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है और नंबर भी ले लीजिएगा। आप 500 ऑब्जेक्टिव आप घर बैठे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले आता है एकदम शुरुआत में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का बात, मुख्य नायक क्या है। सबसे पहला बात है मुख्य नायक क्या है, ठीक ना। मुख्य नायक क्या है, तो अगर आप जानते जो प्रश्न का आप जवाब जानते, देखिए पीडीएफ हम ऐसा दिए हैं कि आपको आंसर पता चल जाए, ठीक ना। मुख्य नायक क्या है, तो बाबू एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है बाबू, एक पत्रिका है, ठीक ना। मुख्य नायक क्या है, एक पत्रिका है, ठीक ना। मुख्य नायक क्या है, एक पत्रिका है। इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया, ठीक ना। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, बहिष्कृत भारत का संपादन किया। यहाँ पर हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, आप लोग लिख लीजिए और फ्री पीडीएफ भी ले लीजिएगा, ठीक ना। लिख लीजिए 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्री पीडीएफ भी ले सकते हैं। और आशा यही आपसे करते हैं कि वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर। क्योंकि हम मोबाइल से, सबसे पहले आपको हम बता दें कि मोबाइल से वीडियो बनाते हैं बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं। तो आपको एक छोटा सा मतलब चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक ना। आप बताइए, तो आपके एक चैनल से सब्सक्राइब से मेरा कुछ ना हो सकता है, आप ही लोग बताइए, ठीक ना। तो आप लोग जितना हो सके प्यार सपोर्ट बनाइए, ठीक ना। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और आप लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो जितना हो सके प्यार सपोर्ट दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मैक्स मुलर ने स्वदेश संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा है, मतलब पूरा मतलब कौन सा देश में प्राकृतिक सौंदर्य एवं परिपूर्ण कहा है, कौन से देश को कहा है, तो बाबू भारत को कहा है। भारत देश ही ऐसा है, ठीक ना। मैक्स मुलर ने इसकी अपनी व्याख्या की है, ठीक ना। आगे चलते हैं। कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में करवाया, ठीक ना। तो किस भाषा में कराया है, जर्मन भाषा में कराया है, ठीक ना। कौन सी भाषा में कराया है, जर्मन भाषा में कराया है, ठीक ना। आगे चलते हैं। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था, तो मैनपुरी में हुआ था, ठीक है। आप लोगों को याद ही हुआ होगा कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था, मैनपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, मैनपुरी में, ठीक ना। आगे चलते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा जी थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा जी थे, ठीक ना। आगे चलते हैं। प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा गया है। प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा गया है, तो आप ही बताइए कि प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा गया है, घनानंद को कहा गया है, ठीक ना। प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा गया है, घनानंद को कहा गया है। आगे, घनानंद किस भाषा के कवि हैं। घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो घनानंद किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, आप ही लोग बताइए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था बाबू, महू मध्य प्रदेश, ठीक ना। महू मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर है। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है। अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है, आप ही लोग बताइए। तो अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है, तो अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है, अनामिका। अक्षर ज्ञान मतलब
आपके किताबी में पढ़ना है अक्षर ज्ञान। वह एक कविता, मैंने सेकंड हैंड जब किताब आप पढ़ेंगे ना, मतलब एक होता है जैसे सेकंड हैंड नहीं, मतलब 12 चैप्टर इधर हो गया, 12 चैप्टर इधर होता ना है, तो 12 चैप्टर मतलब इधर हो गया, इधर वाला में अक्षर ज्ञान है, ठीक ना। तो अक्षर ज्ञान उसके लेखक कौन है, अनामिका है, ठीक है ना। आगे, घरे से लुढ़कता हुआ हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो आप ये तो आप जानते हैं, घरे से लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया, तो घ को कहा गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसका फ्री ऑब्जेक्ट हम आपको दे देंगे, ठीक ना। गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद हैं, तो राम भक्तिमय गीत, राम भक्तिमय गीत, गुरु नानक के पद हैं, राम भक्तिमय गीत, ठीक ना। आगे चलते हैं, अज्ञे का जन्म कब हुआ, अज्ञे का जन्म कब हुआ, आप लोग बताइए तो। अज्ञे का जन्म कब हुआ, 1911 ईस्वी में। अज्ञे का जन्म कब हुआ, 1911 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नौबत खान में इबादत, नौबत खान में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खान में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो व्यक्ति चित्र। नौबत खान में इबादत कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र है, ठीक ना। आगे चलते हैं, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? आप ही लोग बताइए तो। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छायायुक्त चंद्र से की है, ठीक ना। छायायुक्त चंद्र से की है। आगे चलते हैं, इसी तरह से आपको पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, ठीक ना। अ के बिंदु को बालक क्या मानता है? अ के बिंदु को बालक क्या मानता है? आप ही लोग बताइए तो। अ के बिंदु को बालक क्या मानता है? मतलब नीचे अ के नीचे बिंदु होता है जो ये बिंदु, उसको बालक क्या मानता है? बेटा मानता है। उसको क्या मानता है? बेटा। और इसको ड मतलब अ के नीचे इसको ड को क्या मानता है? कभी कभी पूछता है कि इसको क्या मानता है, तो इसको माँ मानता है, ठीक है। इसको माँ मानता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, बालक को आंसू कब छलके? बालक को आंसू कब छलके? पहली विफलता पर, पहली विफलता पर। मतलब जब वो क लिखता ना है, मतलब जब आप एक कविता पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। जब वह क नहीं लिख पाता ना है तो उसके आंसू छलक पड़ते हैं, ठीक ना। चलिए, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? तो उपहास है। विडंबना का अर्थ क्या है बाबू? उपहास है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक एवं प्रेरक व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक एवं प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे, ज्योतिबा फूले थे, ठीक ना। ज्योतिबाई फूले थे। और भी 3 व्यक्ति इनके प्रेरक थे, ठीक ना। बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले, मैंने उनसे ये प्रेरणा लिए थे, ठीक ना। आगे चलते हैं, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता था? घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता था? तो सुजान के आंगन में। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता था? तो सुजान के आंगन में। आगे चलते हैं, पर्जन का पर्याय है, पर्जन का पर्याय है। आप ही लोग बताएं तो पर्जन का पर्याय क्या होगा? तो पर्जन का पर्याय क्या हो जाएगा? बादल। पर्जन का पर्याय, पर्याय माने पर्यायवाची उसको कर सकते हैं, मतलब उसको और क्या बोल सकते हैं? तो पर्जन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बादल बोल सकते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिए इसमें कितना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाता है आप लोगों का। चलिए, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह खां के साथ, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम का। नौबत खाने में इबादत इनका मैंने ये चैप्टर है, ठीक ना। तो उसमें किसका नाम जुड़ा है? मुहर्रम का, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मैक्स मुलर ने विश्व के सबसे सबसे सचिन, सचिन देखो यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया है, प्राचीन, इसको प्राचीन कर देते हैं। मैक्स मुलर ने विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? आप ही लोग बताए तो संस्कृत को कहा है, ठीक है। कौन सी भाषा को कहा है? संस्कृत भाषा को कहा है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ठीक ना। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ठीक ना। आगे चलते हैं, जीवानंद दास की किस भाषा के रचनाकार? मतलब जीवानंद दास है वो किस भाषा में अपना रचना करते हैं? तो बांग्ला भाषा में करते हैं, मैंने बांग्ला भाषा में, ठीक है ना। आगे चलते हैं,
लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है? मतलब लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है? तो धान के फसल की, ठीक है ना, धान की फसल की चर्चा की गई है। लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है? धान का, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है सरल एवं निश्चल। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है सरल एवं निश्चल, मतलब सरल है एवं निश्चल, मतलब सरल मतलब सीधा है, ठीक ना, इस पर कोई छल काम नहीं करता है। प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? आप ही लोग बताइए तो प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श माने, किनको वो अच्छा मतलब मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक ना। आगे चलते 318 को है, यहाँ पर देख लीजिए, अभी पद 16 ही हुआ है मात्र। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, ठीक ना, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। तो सेन साहब के पुत्रियों में से एक कौन थी बाबू? आरती थी, ठीक ना। सेन साहब के पुत्रियों में से कौन थी? एक आरती थी। आगे चलते, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का क्या नाम था बाबू? गिरधर लाल। और इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि सेन साहब की कितनी पुतरियां थी? 5 पुतरियां थी, ठीक ना। सेन साहब की कितनी पुतरियां थी? 5 पुतरियां थी। आगे चलते हैं। अविनियो कहाँ स्थित है? अविनियो कहाँ स्थित है? तो अविनियो कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अविनियो कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अविनियो दक्षिण फ्रांस का एक क्या है? अविनियो दक्षिणी फ्रांस का एक क्या है? तो शहर है। अविनियो दक्षिणी फ्रांस का एक क्या है बाबू? शहर है। अविनियो दक्षिण फ्रांस का एक क्या है बाबू? शहर है, ठीक ना। आगे चलते हैं, आपको रट जाना है चाहे जैसे भी करके। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियां किसे? अनजान स्मृतियों को, ठीक ना। आगे चलते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो उत्तर भारत का नागरी लिपि कब से मिलने लगे बाबू? 8वीं सदी से। उत्तर भारत का नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? 8वीं सदी से, ठीक ना। आगे चलते हैं। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? जब आप जीवानंद दास के रचना मतलब उनकी कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया है, ठीक है ना। तो रंगीन के बादलों के बीच कौन लौटता होगा? तो सारस बाबू। सारस आप समझ ही रहे हैं, पक्षी है, ठीक ना। रुपसा क्या है? रुपसा यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है। रुपसा क्या है? तो रुपसा क्या है बाबू? बंगाल की एक नदी है। रुपसा क्या है? बंगाल की एक क्या है बाबू? नदी है। रुपसा क्या है? बंगाल की एक नदी है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो आप लोग जान ही रहे हैं वो बहुत ही बिगड़ा हुआ था, ठीक है ना। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन बनाना चाहता था, ठीक ना। आगे चलते हैं। सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? तो पत्रकार था। सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार था, ठीक है ना। आपको याद रखना है, सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार था। इसके बारे में तो बता ही दिए, मैराथन क्लास हो रहा है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ठीक ना। फ्री पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। आगे चलते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? आप ही लोग बताइए, रामायण की भाषा किस रचना में है? तो संस्कृत भाषा में है। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? तो युद्ध में मारा गया। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? युद्ध में मारा गया, ठीक ना। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। उसके बाप मतलब सेना में था, पुलिस में था, ठीक ना। आगे चलते हैं। प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की? रसिक समाज। प्रेमधन किस संस्था की स्थापना की? रसिक समाज की स्थापना की, ठीक ना। आगे चलते हैं। जिन जनपद किसकी कृति है? जिन जनपद किसकी कृति है? प्रेमधन की। जिन जनपद किसकी कृति है? प्रेमधन की, ठीक ना। जिन जनपद किसकी कृति है बाबू? प्रेमधन की, ठीक ना। आगे चलते हैं। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व क्या है बाबू? शास्त्रीय गायक है, ठीक ना। आगे चलते हैं। संधि के कितने भेद है? संधि के कितने भेद है? तो 3 भेद है। संधि के कितने भेद है? 3 भेद है, ठीक ना। आगे चलते हैं।
किसे वाराणसी के पास सोने से भरा सिक्का मिला था, ठीक ना। आप ही बताइए किसे वाराणसी के पास सोने से सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था, ठीक ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गध की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गध की कौन सी विद्या? आप ही लोग बताइए तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? गध की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध है, ठीक है ना। ललित क्या है? निबंध है। आगे चलते हैं। कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। आगे चलते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतली। इसे किसे गर्व है बाबू? आप लोग बताए तो लड़कियां क्या है? कठपुतली। इसे किसे गर्व है? तो माता पिता को गर्व है। लड़कियां क्या है? कठपुतली। किसे गर्व है? तो माता पिता को गर्व है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है बाबू, चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, ठीक ना। आगे चलते हैं। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, ठीक ना। तो रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित है। मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक ना। आगे चलते हैं। द्विवेदी जी ने किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी लड़की ने पूछा था, ठीक ना। आगे चलते हैं। स्वदेशी, ध्यान से सुनिएगा, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमधन है, ठीक है ना। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमधन है। आगे चलते हैं। कुंवर नारायण की रचित पाठ है। कुंवर नारायण की रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण की रचित पाठ है एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण की रचित पाठ क्या है बाबू? एक वृक्ष की हत्या। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ाए वाला है, ठीक ना। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? तो किसने गिराया बाबू? अमेरिका ने। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? अमेरिका ने। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? तो कुएं में डालने के लिए, ठीक है ना। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? कुएं में डालने के लिए, ठीक है ना। प्रेमधन जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमधन जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में हुआ था। प्रेमधन जी का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। कब, ध्यान से सुनिएगा, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है? कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी चाल चलन अच्छा लगने लगा है, विदेशी वेशभूषा अच्छा लगने लगा है, और रहन सहन, मतलब सब कवि के अनुसार भारतीयों को सब विदेशी मतलब पसंद आने लगा है, ठीक है ना। तो अर्थात इनमें से सभी। आगे चलते हैं। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी बाबू? जंगली जीवन में। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में। कौन नाखून को जिलाए रखता है? कौन नाखून को जिलाए रखता है? तो कौन नाखून को जिलाए रखता है? तो प्रकृति। कौन नाखून को जिलाए रखता है? प्रकृति, ठीक ना। आगे चलते हैं। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? कितनी खरीदी थी बाबू? 2 मछलियां खरीदी थी, ठीक ना। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। आगे, कविता नहीं है, कविता नहीं है, तो मतलब इसमें आप जो देख रहे हैं चारों जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें बताना है आपको कि कौन कविता नहीं है। तो शिक्षा और संस्कृति है ना जो कविता नहीं है, ठीक ना। आगे चलते हैं।
ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक रही है? किनकी भूमिका निर्णायक रही है? ठीक ना, तो भीमराव अंबेडकर की। ठीक ना बाबू, भीमराव अंबेडकर की। आगे चलते हैं। अगला है, कवि ने जलपात्र किसे कहा है? कवि ने जलपात्र किसे कहा है? तो कवि ने जलपात्र किसे कहा है? तो भक्त को कहा है। कवि ने जलपात्र किसे कहा है? भक्त को कहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? तो बताइए आप ही लोग, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? तो भगवान अपना अर्थ खो बैठेंगे। जब आप एक कहानी से पढ़ेंगे ना, आपको ठीक लगेगा। ठीक ना, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, एफिल टावर रहा, अविनियो रहा। ये भी दोनों, मतलब फ्रांस का प्रमुख एफिल टावर है एवं अविनियो एक इनका शहर है। ठीक ना, लास्ट शत्रुज क्या है? तो लास्ट शत्रुज क्या है एक बाबू? ईसाई मठ है। लास्ट शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? चित्रकार थे। पिकासो क्या थे? चित्रकार थे। आगे चलते हैं। सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? घनानंद की। सुजान सागर किसकी कृति है? घनानंद की। ठीक है ना, सुजान सागर किसकी कृति है? घनानंद की। आगे चलते हैं। यहाँ 100 ऑब्जेक्टिव पूरा करा देंगे। ठीक ना, मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था बाबू? संतु डर रहा था। ठीक ना, आगे चलते हैं। मसाला कौन पीस रही थी? आप ही लोग बताइए तो मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ। जब आप कहानी पढ़ेंगे मछली चैप्टर से यह ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा? द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को। सिक्तक का अर्थ क्या होता है? सिक्तक का अर्थ क्या होता है? मोम। सिक्तक का अर्थ क्या होता है बाबू? मोम होता है। ठीक ना, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? ध्यान से सुनिएगा। सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? भारत माता को कहा है। ठीक है ना, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो चिंदबरा एक इनकी रचना है जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लहूलुहान कौन भटकेंगे? यहाँ पर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। लहूलुहान कौन भटकेंगे? तो भगवान के पैर भटकेंगे। ठीक ना, लहूलुहान कौन भटकेंगे? भगवान के पैर भटकेंगे। किसका संदाल लवादा गिर जाएगा? किसका संदाल लवादा गिर जाएगा? तो भगवान का। भगवान का मतलब प्रभु का संदाल लवादा गिर जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। ठीक ना, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? 3 संतानें थी। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया? तो 11 रुपया बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया? 11 रुपया। ठीक ना, आगे चलते हैं। भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में भारत बसता है। ठीक ना, मतलब आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप गाँव में एक बार आकर देखिए। शहर में तो गंदगी ही गंदगी आप देखेंगे। ठीक ना, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्ट्र। जरथुस्ट्र। पारसियों में धर्म का क्या नाम है बाबू? जरथुस्ट्र नाम है। ठीक ना, आगे चलते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? पंत को। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? पंत को। ठीक है ना, भारत माता के संबंध में क्या सही है? ग्राम वासनी। यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं यही प्रश्न आपको मतलब लगातार आते रहता है। ठीक है ना, भारत माता के संबंध में क्या सही है? ग्राम वासनी, मतलब भारत माता आज ग्राम में रहती है। ठीक है ना, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? जापान में। आगे चलते हैं। देवताओं को राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को। देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को। देवताओं को राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को। आगे चलते हैं।